हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मेरे 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त। आज रोटेशन चलेगा, टॉपिक वही चल रहा है, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। बहुत पढ़ना है सर, हम बहुत परेशान हो गए। कितनी पढ़ाई करें बेटा? साइंस लिया है तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो करियर बनेगा, तभी तो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस बनोगे। हमारा क्या, हम तो पढ़ा देंगे। हम इसी बात में खुशी होगी कि भाई हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ लाइफ में सेट हुए। बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी जगह पे हैं, आप भी पहुंचोगे जरूर, ये विश है हमारी। बस आप अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई को बर्डन ना समझें। आप ये समझे कि हम अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ 11th-12th पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। तो आज की क्लास में हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, बहुत अच्छा टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम। इसे हम एल से इंडिकेट करते हैं, एल, और ये वेक्टर होता है। पिछले वीडियो में लास्ट में एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, आपको याद है या नहीं याद है? उस टॉपिक का नाम था, मैंने पढ़ाया था आपको, उस टॉपिक का नाम था मोमेंट ऑफ फोर्स। कपल, कपल पढ़ाया था। कपल, कपल क्या होता है आपको पढ़ाया था ना? किसी भी बॉडी पे जब दो फोर्स लगते हैं जो इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं और अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन होता है तो उसे कपल कहते हैं। याद है या नहीं याद है? एक बार पिछले टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं मैं कुछ रीजन से। कपल किसे कहते हैं? जब किसी भी बॉडी पे दो फोर्स लगते हों, अपोजिट एंड पे लगते हों या अलग अलग जगह पे लगते हों, जरूरी नहीं यहां पे भी लग सकते हों, बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तब वहां पे बनता है कपल। तो एक टॉपिक आता है कि क्या कपल लीनियर मोशन करा सकता है? बोलोगे नो, कभी भी कपल के कारण लीनियर मोशन नहीं हो सकता। क्यों? फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, रोटेशन तो हो सकता है, ये ऐसे ही है, ऐसे। तो अ कपल कैन प्रोड्यूस रोटेशन बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस लीनियर मोशन। आता है एमसीक्यू में, अ कपल कैन नेवर प्रोड्यूस लीनियर मोशन बिकॉज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। ना ऊपर जाएगी बॉडी ना नीचे जाएगी, लीनियर मोशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, रोटेशन हो सकता है। तो ये भी एक कपल का पॉइंट था, तो इसको मैंने डिस्कस कर दिया, ध्यान से देखना, ठीक है? ये लास्ट क्लास का ही टॉपिक था जो मैंने डिस्कस कर दिया। अब यहां पर मैं आ रहा हूं टॉपिक में। टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो पूछता है एंगुलर मोमेंटम क्या है? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इफ एनीबॉडी आस्क फ्रॉम यू कि भाई बताना जरा भाई एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, तो उसको समझाना कि सर आपने पढ़ाया था कि ये जो मोमेंटम होता है ये एबिलिटी बताता है। किसकी? मोशन की। कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसकी एबिलिटी बताता है कौन? मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बताएगा? एबिलिटी। कौन से मोशन की बताएगा? एंगुलर मोशन की। यस, तो एंगुलर मोमेंटम बताता है एबिलिटी किसका? कौन से मोशन का बेटा? एंगुलर मोशन का। तो आप सबके पूछे कि एबिलिटी ऑफ एंगुलर मोशन जो होता है हम उसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। किसी बॉडी में कितना एबिलिटी, कितना मोमेंटम है, कितना वो घूम सकता है, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एक लीनियर मोमेंटम होता है, याद करो, लीनियर मोमेंटम को हम पी से इंडिकेट करते थे, फॉर्मूला होता था m इंटू वी। ये बताता था एबिलिटी ऑफ लीनियर मोशन। ये बताता था एबिलिटी ऑफ व्हाट? लीनियर मोशन। और ये बताता है एबिलिटी ऑफ एंगुलर मोशन। ये फर्क है, दोनों तो मोमेंटम ही है, दोनों एबिलिटी बताता है, लेकिन वो लीनियर मोमेंटम की बताता है बेटा और ये एंगुलर मोशन की बताता है। तो वो लीनियर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अब यहां पर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना, कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला जैसे आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों में बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसका पहला फॉर्मूला है R इंटू पी। टॉर्क में होता था R इंटू एफ, यहां R इंटू पी। R वही है जो वहां पे टॉर्क में था। क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम एक्सिस से। कौन से एक्सिस से? जिसके चारों तरफ बॉडी घूमती है, वहां से उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल गोल गोल चक्कर का। किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड रोटेटिंग बॉडी और पार्टिकल,
बस एकदम टॉर्क वाला ही फॉर्मूला है बेटा। बस टॉर्क में फोर्स होता था, यहां लीनियर मोमेंटम आ जाता है, पी आ जाता है। तो आर इंटू पी, आर का मतलब पुराना वाला टॉर्क वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस बॉडी का, उस पार्टिकल का जो गोल गोल चक्कर काट रहा है, कहां से, एक्सिस। पी का मतलब एमवी। इसको खोलना चाहते हो तो ऐसे खोल दो, मैं मना नहीं करूंगा आपको, बिल्कुल मना नहीं करूंगा। तो एमवीआर भी लिख सकते हो। ओके, यही होता है टॉर्क, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। बस लीनियर मोमेंटम के साथ आर लगा दो, बन गया फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसी ने कहा कि भाई एंगुलर मोमेंटम ठीक है, अच्छी बात है, अगर मान लो टॉर्क के आपने एक और फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो एंगुलर मोमेंटम का भी एक और फॉर्मूला होना चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है आर पी साइन थीटा। टॉर्क में भी हुआ करता था, याद करो। तो यहां भी वैसे ही फॉर्मूला होगा, आर पी साइन थीटा। तो अब बच्चे लोग बोलते हैं कि सर ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, तो ये आपको बताया था मैंने। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो तो आर इंटू पी, और अगर एक्सिस से सिर्फ डिस्टेंस ले रहे हो, नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहां थीटा भी आ जाता है। थीटा जानते हो ना, एंगल बिटवीन वो पोजीशन और जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है। टॉर्क में फोर्स का लाइन देखते थे, यहां वेलोसिटी देखेंगे, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। यहां एंगल किसके बीच होगा, आर और पी के बीच होगा। पी का मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन, और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यानी कह सकते हो थीटा लेते हैं कब, जब आर सिर्फ डिस्टेंस है, और ये कब, जब आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बिल्कुल टॉर्क जैसा, टॉर्क में एफ आता था, यहां पी आ गया। और फिर याद करो, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखना चाहें, इसको साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट किसका, आर और पी का। यानी कि पोजीशन जो है, जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, कहां से, एक्सिस से, किसका, तो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, और पी का, लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल टॉर्क जैसा है, बस जहां जहां टॉर्क के फॉर्मूले में एफ होता था, वहां वहां पी आ गया है, लीनियर मोमेंटम आ गया। तो तीन फॉर्मूले बिल्कुल टॉर्क जैसे, बिल्कुल टॉर्क जैसे तीन फॉर्मूले। बताता क्या है एंगुलर मोमेंटम, एबिलिटी किसकी, एंगुलर मोशन की। फॉर्मूला वही सेम, आर इंटू पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी का मतलब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के साथ आर चिपका दो, बन गया एंगुलर मोमेंटम। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, वही जो टॉर्क में था, एक्सिस। सिर्फ डिस्टेंस लोगे तो थीटा आ जाएगा, इनके बीच थीटा लेना पड़ेगा। और वेक्टर फॉर्म में आर और पी का क्रॉस। तो ये तो हो गया एंगुलर मोमेंटम के कुछ फॉर्मूले। लेकिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक और चीज बताई जाती है, लोग बोलते हैं भाई, तो आपको बताना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये भी बोला जाता है कि एंगुलर मोमेंटम, सुनो ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम के ये बारे में होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या बोला जाता है, सुनो। एक और डिफिनेशन, एक तो डिफिनेशन हो ही गया कि ये बताता है एबिलिटी ऑफ लीनियर मोशन। एक और बताया जाता है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी है हुज, जिसका रेट ऑफ चेंज, हुज रेट ऑफ चेंज गिव्स टॉर्क। ये भी एक डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का, कि एंगुलर मोमेंटम बेटा वो क्वांटिटी है, वो चीज है, वो बला है जिसका रेट ऑफ चेंज, जिसका रेट ऑफ चेंज टॉर्क देता है। ये भी लोग बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटिटी है जिसका रेट ऑफ चेंज हमें टॉर्क देता है। यानी कहने का ये चाह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम वो चीज है जिसका अगर हम रेट ऑफ चेंज निकाल दें तो वो हमें क्या दे देता है, फिजिक्स में टॉर्क दे देता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया कि एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज टॉर्क देता है। एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटिटी है जिसका रेट ऑफ चेंज टॉर्क देता है। बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, इस डेफिनेशन को प्रूफ करो। करूंगा, जरूर करूंगा आपके लिए। तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि हमने जो बोला वो सच बोला या गलत बोला। चलो, डी, एल को वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, भी मैंने पढ़ाया, आर क्रॉस पी है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आगे बढ़ते जाते हैं। यहां पे एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन में दो चीजें हों और दोनों मल्टीप्लाई में हों और दोनों वेरिएबल हों, अगर एक दोनों में से एक कांस्टेंट होता तो एक बाहर चला आता और जो बचा उसका
डिफरेंशिएशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, फिक्स नहीं है, चेंज हो सकते हैं। आर तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल सकता है, आगे पीछे हो सकता है। पी लीनियर मोमेंटम भी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बदल सकती है। ये सब चीजें फिक्स नहीं है साइंस में। तो जब दो वेरिएबल चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो एक झटके में नहीं हो पाता, इसको 1 बाय 1 करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले एक को बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, एक को दो वेरिएबल को एक साथ डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। यहां लगता है 1 बाय 1 का रूल। पहले एक को बाहर कर लेंगे आर को और पी को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस पी को बाहर कर लेंगे और आर को डिफरेंशिएट कर लेंगे। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल हो गया बेटा। अब देखो आर, और आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर 5 में, अभी भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम गिव्स द फोर्स, न्यूटन्स लॉ। ये पूरा क्या बन गया? फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये क्या बन गया? पी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है फिजिक्स में वी। क्या हो गया? ये बन गया फोर्स, ये बन गया वेलोसिटी। ओके, अब आ जाओ आर क्रॉस एफ, याद करो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी एल, आर क्रॉस एफ टॉर्क, प्लस पी को खोल सकते हो एम वी, पी को क्रॉस वी। हो गया। अब आप वेक्टर में पढ़ चुके हो कि दो अगर सेम वेक्टर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, याद है ना? आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, तो v क्रॉस v क्या हो गया? जीरो। तो क्या बच गया? टॉर्क। आ गया ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को खोलोगे, बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, टॉर्क मिलेगा। जो मैंने कहा था वो झूठ नहीं बोला था मैंने, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने सच बोला था कि एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज टॉर्क देता है, जो साबित कर दिया। कैसे? एल का जो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, वो खोला मैंने, पी को लिख दिया। अब दोनों को वेरिएबल को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो 1 बाय 1 करेंगे बेटा। 1 बाय 1 कैसे करेंगे? एक को बाहर ले लेंगे, अगले को करेंगे, अगले को बाहर ले लेंगे, अगले को करेंगे। उसके बाद ये तो आप न्यूटन्स के सेकंड लॉ से जानते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स बन जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी बन जाती है, आर क्रॉस एफ टॉर्क, पी को लिखोगे एम वी क्रॉस वी, सेम वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, आ गया टॉर्क। जो मैंने कहा था वो सच हो गया कि सर आपने सही कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क देता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का। तो ये सब जितनी चीजें पढ़ी आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ाई की, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द टॉपिक ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जब आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया है बेटा, तो अब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। उस टॉपिक का नाम है, थोड़ा मैं साइज एडजस्ट कर लूं, उस टॉपिक का नाम है बेटा, याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसे हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, या हम इसे, ध्यान से सुनो, इसे हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं, याद रखना। और हम इसे आई से इंडिकेट करते हैं, आई से। अब एक नया टॉपिक आया, टॉर्क खत्म हुआ, एंगुलर मोमेंटम फिनिश हुआ, अब एक टॉपिक की एंट्री हुई है, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। अब आपसे कोई पूछता है कि आखिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया है क्या चीज, क्या बला है ये, इसको समझाओ। तो कहा जाता है, ध्यान से सुनो, ये इनर्शिया बताता है। इसके कई डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन, इट डिफाइंस इनर्शिया ऑफ रोटेशन। आपको पता है ना इनर्शिया किसे कहते हैं? अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने की ही एबिलिटी। रोटेट कौन कराता है? टॉर्क। तो किस चीज में रोटेशन की इनर्शिया ज्यादा है कि टॉर्क का इफेक्ट खत्म भी हो जाए तब भी वो रोटेट कर रहा है? रोटेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, रोटेशन की इनर्शिया ज्यादा है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड इसका डेफिनेशन है, इट इज एनालॉग ऑफ मास। इन रोटेशन, मतलब जो मास का रोल लीनियर मोशन में होता था
ये मास का जो रोल लीनियर मोशन में होता था वो इसका एनालॉग है, मतलब रिप्लेसमेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के जगह पे यूज होता है, मतलब फॉर्मूले में लीनियर मोशन में। देखो मैं एक टेबल बनवाऊंगा, हो सकता है आज की वीडियो में आ जाए, वरना अगली वीडियो में जरूर आएगा। जब मैं कंपेयर करूंगा लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के फॉर्मूले को, तो लीनियर मोशन के फॉर्मूले में जहां मास होगा वहां हटाकर मैं आई लिख दिया करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एनालॉग ऑफ मास होता है। ये मास का एनालॉग होता है, रिप्लेसमेंट होता है रोटेशन। अब इसका दो डेफिनेशन तो आप बोल सकते हो पेपर में। अब इसमें इसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है। सुनो ध्यान से। तो कहा यह जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, याद रखना, किसी भी बॉडी का, किसी पार्टिकल का बात कर रहा हूं मैं, mr²। ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब लोग बोलते हैं ये mr² में m क्या है? m तो वो मास है जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहे हो, और r बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर वही बात आ गई, हर जगह r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कितनी बार मैं समझाऊं आपको इस पूरे चैप्टर में, चाहे टॉर्क हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, r का मतलब एक है। एक्सिस के चारों तरफ जब बॉडी घूम रही है, जिस मास का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही फिक्स r का मतलब एक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है जिस मास के लिए मोमेंट, जो मास रोटेट कर रहा है, जिसके लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर रहे हो, जिसके लिए आप रोटेशनल इनर्शिया पता कर रहे हो, उसका मास और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। रही बात यूनिट की, यूनिट लिख दिया करो मास का केजी, r² मतलब मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसी तरह निकालते हैं, और क्या होता है सब डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही, अभी टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। मान लो एक बहुत बड़ी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी जानते हो किसे कहते हैं ना? रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुनना, बहुत अच्छे से सुनना बेटा, प्यार से सुनना। अब मान लो इस रिजिड बॉडी में एक मास यहां है, एक मास यहां है, एक मास यहां है, ये डिस्टेंस r1 है, ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 है। ये सब क्या है? एक रिजिड बॉडी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पार्टिकल्स हैं। सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी अपने एक्सिस से ये है। तो अब मैं अगर आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, आपको पता है कि पूरे बॉडी का कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होता है। जरूरी नहीं कि वो बॉडी के सेंटर पे भी हो, कहीं भी हो सकता है। तो मान लो इस पूरे बॉडी का यहां पर सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हमने के कहा। याद रखना, सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको आर से नहीं के से इंडिकेट करते हैं, और इस के को कहते हैं, याद रखना बेटा, के को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कोई अगर पूछे कि रोटेशन में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज है, तो उसको समझा देना कि रेडियस ऑफ जो गायरेशन है वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहां से? पूरे बॉडी का जहां पर सेंटर ऑफ मास मानोगे वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। r1 r2 r3 के जैसा ही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट r1 r2 r3 ये सब सेंटर ऑफ मास से नहीं होते, ये तो अलग अलग पार्टिकल्स के हैं, बट ये सेंटर ऑफ मास से होता है। ये सेंटर ऑफ मास से लिया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को के से इंडिकेट करते हैं बेटा। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज है? रेडियस ऑफ गायरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। जैसे होता है ना r1 r2 r3, उसी तरह ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट ये सेंटर ऑफ मास से माना जाता है, पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हो गया कि मान लिया कि पूरे बॉडी का मास m है, पूरे बॉडी का, तो इसका मतलब यहां पे क्या है? m है। ओके, सेंटर ऑफ मास का मतलब पूरे पार्टिकल्स वहां पे कलेक्ट है, एजम्पशन। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इस पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे? mr1 m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का जोड़ दो m2 r2 स्क्वायर,
एक तो मेथड ये है कि सबका निकाल के ऐड कर दो, एक ये तरीका अपना सकते हो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, सब पार्टिकल का फॉर्मूला पता है, सबका निकालते जाओ, जोड़ते जाओ। या एक दूसरा झटका मैं दे सकता हूं, एक ही झटके में आप निकाल सकते हो, वो झटका है m इंटू के स्क्वायर। एक ही झटके में टोटल मास यहां पे माना जाता है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस k है m के स्क्वायर। या तो सबका निकाल के जोड़ो, ऐड करो, मर्जी, बहुत टाइम लग जाएगा, या एक ही झटके में निकालना है टोटल मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है k m के स्क्वायर। दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप सुनो, आप जानते हो जनरली जितने पार्टिकल्स होते हैं सबका मास सेम होता है। अगर एक रिजिड बॉडी है, यूनिफॉर्मली शेप वाली है, तो पार्टिकल के मास जितने होते हैं सब सेम होते हैं, याद रखना, अलग अलग नहीं होते, दे आर सेम। तो अगर मैं सेम ले लूं, m1 m2 को सेम ले लूं, तो यहां से I कितना हो जाएगा, सोचो जरा, mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर। आप इसको इक्वेट कर सकते हैं किससे, अगले फॉर्मूले से। कहां तक जाएगा, मान लो n है तो n स्क्वायर, मान लो ऐसे n पार्टिकल्स है तो n तक जाएगा, n लिख देते हैं। तो अब इनको कर दो, m कॉमन लेके क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इजिकल टू, इसको इससे इक्वेट कर दो, m इंटू के। ओके, अब एक बात बताओ, ये m क्या है, टोटल मास। और टोटल मास मान लो आपके पास कितने ऐसे हैं पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, सोचो। तो क्या आप लिख सकते हो इस m को n इंटू m। क्यों, मैंने क्या बोला, ये स्मॉल m क्या है बेटा, जितने पार्टिकल्स हैं सबका मास, सिंगल सिंगल मास। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने माने हैं, n। तो नहीं लिख सकते हैं सिंगल मास ऑफ पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, वही तो बनेगा टोटल मास। तो अगले स्टेप में इस m को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m इंटू r स्क्वायर r2 स्क्वायर n तक जाएगा, इजिकल टू, इस m को हटाकर क्या लिख सकते हो, n इंटू m। यहां से m और m दोनों साइड हो गया कैंसिल, ओके। और इंटू क्या था, m इंटू के स्क्वायर छूट गया था ना। मैंने क्या किया, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार में लिख सकते हो, पार्टिकल्स के मास सेम होते हैं तो ये m कॉमन लेके ऐसा बन जाएगा, इसको इससे इक्वेट कर दो। फिर टोटल मास को खोल के लिख सकते हो ना, टोटल मास को लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू सिंगल मास, बात तो वही है, टोटल मास आ जाएगा। यहां से दोनों साइड कट गया, के स्क्वायर इजिकल टू इतना, तो के इजिकल टू कितना आ गया, यहां से देखना, अंडर रूट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अपॉन n। यस, यही फॉर्मूला होता है किसका, रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे निकाला मैंने, फिर से सुनो आप, कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या चीज, एक टॉपिक पढ़ाया, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जिस तरह r1 r2 r3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं, उसी तरह रेडियस ऑफ गायरेशन भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बट वो सेंटर ऑफ मास से होता है, जहां पे हम पूरा मास कंसीडर करते हैं। अब मुझे मान लो पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारे पास एक मेथड ये है, हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के ऐड करते हैं। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है बेटा, सेकंड ऑप्शन ये है कि क्यों ना एक ही झटके में लिख दें, एक ही झटके में निपटा दें, टोटल मास वहीं पे होगा जहां सेंटर ऑफ मास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस k है, m k स्क्वायर। फिर मैंने कहा पार्टिकल्स के मासेस सेम होते हैं, तो क्यों ना हर जगह m m m कर दिया जाए, m कॉमन लेके ये बन जाएगा और इसको अगले पैटर्न से इक्वेट कर दिया जाए। फिर मैंने क्या कहा, ये टोटल मास है, तो टोटल मास को लिख सकते हैं ना, क्या, सिंगल पार्टिकल का मास, टोटल मास को लिख सकते हैं सिंगल पार्टिकल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जहां पे m है वहां पे n इंटू m, m क्या हो गया, कट गया, k स्क्वायर इजिकल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर बाई n। नीचे आ गया ना n, बट वो k स्क्वायर है, रूट लगा दोगे तो k इजिकल टू आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर है ना, नीचे आकर n फिर रूट लग जाएगा। तो अगर आपके पास, आपको पता है कि एक रिजिड बॉडी में इतने पार्टिकल्स हैं, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है एक्सिस से, तो रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो आप आराम से निकाल सकते हो। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बेटा, अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए। आपने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ लिया, राइट? अगर रेडियस ऑफ गायरेशन में पढ़ लिया तो अब बताओ शुरू से अब तक मैंने आपको कितने टॉपिक पढ़ाए हैं। अब आप देखो, ध्यान से देखो। एक मिनट, एडजस्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा। अब बेटा एक बात बताइए, चलिए अब आप मुझे बताना, हमने जब ये शुरू किया था रोटेशन तो सेंटर ऑफ मास पहले आपको पढ़ाया। सेंटर ऑफ मास के बाद अब मैंने आपको, मैं ये बोल रहा हूं, हमने क्या पढ़ाया सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? टॉर्क पढ़ाया। ओके, उसके बाद क्या पढ़ाया? एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया। आज ही पढ़ाया एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया। सब वेक्टर होता है ना? फिर क्या पढ़ाया हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया। ये वेक्टर नहीं होता, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमने आपको अब तक 3 टॉपिक पढ़ा दिए अच्छे अच्छे। अब मैं बताऊंगा इनमें आपस में रिलेशन बताऊंगा कि आपस में रिलेशन क्या होता है इन तीनों में। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। तो रिलेशन में हम सबसे पहले आएंगे। सबसे पहला रिलेशन मैं बताऊंगा, सबसे पहला रिलेशन आपके सामने है, वो रिलेशन है बेटा, इसमें बताने जा रहा हूं। इसमें बताऊं, आप बताओ। सबसे पहले हम बताते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आराम से समझना है एकदम अच्छे से। रिलेशन बिटवीन टाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें रिलेशन बताऊंगा मैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ाया था? R इंटू एफ। बोलो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? याद करो, नहीं भूलना, याद है। फिर मैं फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा, 9th में पढ़ा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स को। फिर मैंने आपको पढ़ाया था जब कोई बॉडी घूमती है तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। सेकंड या थर्ड वीडियो देखना, जिसको मैंने अल्फा कहा था। और मैंने कहा था कि अगर लीनियर को एंगुलर में बदलना है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, आपका मन कर रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए, चूंकि रोटेशन पढ़ रहे हैं तो अल्फा आ जाए। अल्फा को कहते हैं ना एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या कहा था? ए को लिख सकते हैं आर इंटू अल्फा। आर इंटू अल्फा। आर फॉर व्हाट? रेडियस ऑफ दैट पाथ इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। कभी भी किसी भी चीज लीनियर को एंगुलर में ले जाना है तो क्या मैंने पढ़ाया था? सीधे आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये कर दिया। बोलोगे सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आर तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना पार्टिकल से। सर आर तो एक्सिस से। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो, आपने तो बताया था कि ये जो मास जो घूम रहा है एक्सिस के चारों तरफ, ये आर तो उसका आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना सर। अरे भैया, जब ये घूमेगा इसके चारों तरफ तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ए इक्वल टू आर अल्फा जो मैंने पढ़ाया था कि एंगुलर को रेडियस से मल्टीप्लाई करो तो लीनियर बनता, बट वो रेडियस था और यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे मीनिंग, जब वो घूमेगा गोल गोल इसके चारों तरफ तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस का भी काम करेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे बताना? आर और एम और ए के जगह पे क्या लिख देंगे? आर इंटू अल्फा। यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन को मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन में बदल दिया। ओके, तो अब क्या आ गया बेटा? ध्यान से देखना, अब आ गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। और एम आर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या बन जाएगा? एम आर स्क्वायर, और अभी पढ़ाया मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, आई। तो क्या बन गया? आई अल्फा। आ गया रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। किसमें रिलेशन आ गया बेटा? ये रिलेशन आ गया किसमें? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, वही जानते हो ना एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रिलेशन आ गया टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर बच्चे, अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक तो रिलेशन आपने निकाल दिया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब सर मुझे इसमें और इसमें रिलेशन बताओ, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताओ। इनके बीच हो गया, अब इनके बीच बताओ। वो भी हम बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई? आप ऐसे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे हम? अरे भाई क्या हो रहा है?
ध्यान से देखो, अब जो रिलेशन हम बताने जा रहे हैं बेटा, अब हम बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखना, किसके बीच रिलेशन बताने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम यानी कि L एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट मींस I। चलो सबसे पहले बताओ, अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या पढ़ाया है, L इजिकल टू R इंटू पी पढ़ाया ना, L इजिकल टू R इंटू पी, R क्रॉस P, L इजिकल टू R क्रॉस P, P फॉर लीनियर मोमेंटम, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P को क्या लिख सकते हैं, M इंटू V। ये भी कौन सी स्पीड है, लीनियर स्पीड। जैसे वहां क्या आया था, लीनियर एक्सेलरेशन, मैंने किसमें बदल दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं भी यही काम करूंगा, क्योंकि हम रोटेशन पढ़ रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि लीनियर वेलोसिटी को हटाया जाए और एंगुलर वेलोसिटी को लाया जाए। तो मैंने पढ़ाया था कि v इजिकल टू R इंटू ओमेगा। आप भूल गए, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। कभी भी एंगुलर से लीनियर में जाना है R मल्टीप्लाई, एंगुलर से लीनियर में जाना है R मल्टीप्लाई, तो V को क्या लिख सकते हैं, R इंटू ओमेगा। तो L इजिकल टू क्या आ गया, R इंटू M, और V के जगह पे R इंटू ओमेगा, यानी ये आ गया लीनियर से एंगुलर स्पीड की एंट्री हो गई, ओमेगा की एंट्री हो गई। अब एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा, फिर वही बात, एम आर स्क्वायर तो जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एल इजिकल टू आई इंटू ओमेगा। चलो भाई अगला रिलेशन भी आ गया, 2 रिलेशन फटाफट आ गए। किसमें आ गए बेटा, ये आ गया किसमें, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और ये आ गया एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। 2 रिलेशन आपके सामने है। बोलोगे सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। अब सर मुझे एक और रिलेशन जो बचा है बता दो। इसमें आपने बता दिया, इसमें और इसमें भी आपने बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो गया, एंगुलर मोमेंटम में हो गया, ओके। किसमें हो गया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हो गया, एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब इसमें बचा है सर लास्ट, इसको बता दो आप। तो ये तो मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, डेफिनेशन इसका इसी में है। देखो अब बताने जा रहा हूं मैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। मतलब समझ गए, मतलब टाउ में और एल में, इनके बीच रिलेशन सबसे लास्ट में ही बता सकते हो, इन दोनों के बाद, पहले नहीं बता सकते। बताता हूं क्यों। अभी 2 मिनट पहले क्या आया है, एल इजिकल टू आई ओमेगा आया है ना, अभी 2 मिनट पहले आया है ना, एल इजिकल टू आई इंटू ओमेगा। बोलो अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, चेंज निकाल दो टाइम के रिस्पेक्ट में, इस फॉर्मूले का चेंज निकाल दो दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, dl बाई dt इजिकल टू, चेंज निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता, ये चेंज नहीं होता बेटा, याद रखिएगा। तो I कांस्टेंट बाहर, चेंज ऑफ, अब क्या हो गया, dl बाई dt इजिकल टू आई, और ये क्या है ध्यान से देखो, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है ना ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, अल्फा है ना, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा आ गया। अरे भैया ये है ओमेगा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन। और आई इंटू अल्फा आप सबसे पहले निकाल चुके हैं, टॉर्क होता है, तो ये किसके बराबर आ गया, टॉर्क के बराबर, यानी लिख सकते हो सो टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये तो मैंने इसके डेफिनेशन में भी बताया था, और ये रिलेशन आप यहां से भी बता सकते हो कि देखो सर तीनों में रिलेशन आ गया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में। लेकिन ये रिलेशन तभी निकाल पाओगे जब आपको ये दोनों यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले ये दोनों निकाल देना, तभी इसमें निकाल सकते।
इसको L इक्वल टू आई ओमेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट, ये आई अल्फा टॉर्क, एंड यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ये तीनों टॉपिक में आपस का रिलेशन बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर जब आप इसको समझ गए हो तो आप ध्यान से देखना, अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, इस टेबल में यहां पर लीनियर मोशन लिखूंगा, यहां पर लीनियर मोशन लिखूंगा, और यहां पर मैं एंगुलर मोशन लिखूंगा। एक एनालॉग तैयार कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें, बस आप ध्यान से देखें। राइट, आप ध्यान से देखें, सारे फॉर्मूले अच्छे तैयार हो जाएंगे आपके 1 मिनट के अंदर। अब देखो बेटा, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको ना एडजस्ट में टाइम लगता है। चलो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कुछ फॉर्मूला, वो ध्यान से देखना और अच्छे से। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। चलो आप मुझे एक बात बताओ, लीनियर मोशन में जब आप होते हो तो आपको क्या जानते हो? लीनियर मोशन में आप क्या जानते हो? थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, लीनियर मोशन में आप क्या जानते हो बेटा? अब आप बताना। एक सेकंड रुक जाओ, यहां क्या लिखते थे हम? लीनियर मोशन, और यहां लिख दो आप एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते थे, याद है? एस से, और यहां इंडिकेट करते हो आप थीटा एंगल से। लीनियर मोशन में आप वेलोसिटी को v से करते हो, यहां आप ओमेगा से करते हो। लीनियर मोशन में एक्सेलेरेशन को a से करते हो, यहां आप अल्फा से करते हो। लीनियर मोशन में अगर हम आते हैं तो आप लीनियर मोशन में, आप शायद भूल गए हो, लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम को p से करते, यहां l से करते हैं एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोशन में आप फोर्स लिखते हो, और यहां फोर्स का रोल टॉर्क, ऑब्वियसली फोर्स का रोल टॉर्क ले लेता है। लीनियर मोशन में जहां जहां मास होता था, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो डेफिनेशन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसी वीडियो में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एनालॉग ऑफ मास, मास को रिप्लेस कर देता है रोटेशन में। ये कंपैरिजन है, सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा चुटकी बजा के 2 मिनट के अंदर, बस ये याद रखना सब कंपैरिजन। अब बताओ ध्यान से, v का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा है आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। a का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा है आपने, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसी पैटर्न पे जब हम एंगुलर में जाएंगे तो v के जगह पे क्या आ जाएगा? ओमेगा, s के जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा, ओके, a के जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा, v के जगह पे क्या आ जाएगा? ओमेगा। फॉर्मूला मैच कर गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर आप मुझे बताओ ध्यान से, आपने क्या पढ़ा था? फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सब फॉर्मूला आपने पढ़ा था, मुझे पता है। अब इसी पैटर्न पे जब हम रोटेशन में आएंगे तो फोर्स को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे? टॉर्क। तो फोर्स को रिप्लेस करके टॉर्क, मास को रिप्लेस करके आई, और ए को रिप्लेस करके अल्फा। तो टॉर्क का, फोर्स को रिप्लेस करके टॉर्क, मास को रिप्लेस करके आई, ए को रिप्लेस करके अल्फा। फॉर्मूला था ना टॉर्क का, आई इंटू अल्फा, जो पढ़ाया था, देखो आगे। दूसरा पी है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोशन में आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, पी को रिप्लेस करके एल, तो अगला फॉर्मूला आ जाएगा dl बाई dt। अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले। तो अगर आपको टॉर्क का फॉर्मूला भूल गए हो तो फोर्स का याद कर लो, फट से रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला तैयार हो जाए।
फिर आप बताओ पी का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होता है फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी। अब रोटेशन में आओगे तो पी को रिप्लेस करके एल आ जाएगा, मास को रिप्लेस करके आई आ जाएगा, और वी को रिप्लेस करके ओमेगा आ जाएगा। तो एल इजिकल टू आई ओमेगा, एक नया फॉर्मूला जो हमने बताया था ना एंगुलर मोमेंटम का, ऐसा फॉर्मूला। तो अगर आपको मान लो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लीनियर मोमेंटम का याद है बन जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फोर्स का याद है बन जाएगा। चीजें याद रखना है बेटा, बहुत अच्छी चीज है ये। कंप्लीट लीनियर मोशन में आपको याद करो, आपको सब याद है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वहां होता है हाफ mv²। और रोटेशन में आएंगे तो बॉडी घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने क्या कहा था, जहां मास है वहां रिप्लेस करके आई आ जाएगा, जहां v है वहां रिप्लेस करके ओमेगा आ जाएगा। तो अगर आप रोटेशन में हो तो बॉडी घूम रही है तो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बॉडी घूम नहीं रही है, लीनियर मोशन में है तो हाफ mv²। रिप्लेसमेंट से आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो तुरंत 2 मिनट के अंदर, किसने रोका है, तुरंत ड्राइव कर सकते हो। ये सब फॉर्मूला तो मैंने आपको प्रूफ भी बताया है, काइनेटिक एनर्जी भी आप प्रूफ देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाफ mv² होता है ना। अब हाफ m v को अगर मुझे ओमेगा में बदलना है तो मैंने बताया ना रेडियस मल्टीप्लाई कर देंगे r ओमेगा। अभी भी लीनियर से आना है एंगुलर में तो r आ जाएगा, ब्रैकेट खोल दो तो क्या आ गया बताओ, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। और mr² क्या हो जाता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो तो आ तो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्रूफ भी बता दिया, रिप्लेसमेंट से भी बता सकते हो। तो ये सब चीजें रिप्लेस करके फॉर्मूले बन जाते हैं तुरंत। अगर आपको रिप्लेसमेंट पता है यू कैन मेक द फॉर्मूला एट अ टाइम, तुरंत बना सकते हो फॉर्मूला 1 सेकंड के अंदर। तो आपने ये जो देखा दैट वाज द फॉर्मूला, दैट वाज द कंपैरिजन ऑफ व्हाट, दैट वाज द कंपैरिजन ऑफ व्हाट बेटा, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो ये सब चीजें हमेशा याद रखने की चीजें होती हैं, कभी नहीं भूलने की चीजें होती हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जिसका लीनियर मोशन में एक फॉर्मूला होता है v इजिकल टू u प्लस माइनस at, दूसरा होता है v² इजिकल टू u² प्लस माइनस 2as, फिर होता है s इजिकल टू याद करो ut प्लस माइनस हाफ at²। तो उसी पैटर्न पे मैं एंगुलर में बनाना चाहूं तो v के जगह पे मैंने क्या ओमेगा फाइनल, u के जगह पे ओमेगा इनिशियल प्लस माइनस अल्फा टी। सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यहां भी बन सकता है, v के जगह पे ओमेगा फाइनल, u के जगह पे ओमेगा इनिशियल, a के जगह पे अल्फा टी, v² तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर टू अल्फा थीटा। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे लीनियर में था, ये रोटेशन का है, बस a को रिप्लेस करके अल्फा, s को रिप्लेस करके थीटा, v को रिप्लेस करके ओमेगा। यहां s इजिकल टू ut प्लस माइनस हाफ टी स्क्वायर, यहां थीटा इजिकल टू u के जगह पे ओमेगा इनिशियल t प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अगर आपको लीनियर मोशन के सारे टर्म्स पता हैं तो कंपैरिजन करके आप एंगुलर मोशन के फॉर्मूले को बना सकते हो। ये बच्चे आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ और बहुत सारी बातें बताएंगे। तो आज की वीडियो को देखना, रिवाइज करना और अच्छा लगे तो जरूर आगे भी शेयर करना बेटा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।